द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। आज के इस एक्सक्लूसिव शो में हम बात करने वाले हैं, इंटरव्यू करने वाले हैं एक ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट का जिनके सामने एक ऐसी संस्था है जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है और हर तरीके से पूरी तरीके से सत्ता आज के दौर में कहा जाता है कि उनके हाथ में है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारे साथ मौजूद हैं मोनीश जबलपुरे जी, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनीश, द पब्लिक इंडिया में। धन्यवाद सर। तो शुरुआत करेंगे कि ये जो बड़ी दिलचस्प कहानी आपके बारे में पता चली और बहुत कम शायद दर्शकों को पता है, बहुत कम भारतीयों को पता है कि इस तरह के केसेस जो कुछ आप कर रहे हैं या आप काफी सालों से केसेस लड़ रहे हैं आरएसएस के खिलाफ, तो क्या केसेस हैं और ऐसी क्या वजह बनी कि जो आपको केसेस करने पड़े? आपने आरटीआईज भी फाइल की थी और उनका जवाब नहीं मिला। तो पहला जो केस है जो कि जिसमें कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, जिनको आपने आरटीआईज भेजी थी। तो रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें जब कोविड हुआ था तो उस टाइम जो कुछ रिलीफ के वर्क दावा किया गया था आरएसएस की तरफ से किए गए थे, जिसमें आपने कुछ आरटीआईज फाइल किया, उसके बाद आपको केस में जाना पड़ा। तो आप ही की जुबानी जानना चाहते हैं कि क्या है पूरा मैटर। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मोनीश जबलपुरे, मैं आरएसएस मुख्यालय के करीब ही रहता हूँ। आरएसएस का जो पुलिस स्टेशन है कोतवाली और मेरा पुलिस स्टेशन है कोतवाली, हम दोनों का एक ही है। सबसे पहले ना आरएसएस को हम आरएसएस बोलना छोड़ देते हैं। ये असंवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये। इसका पुरावा ऐसा है कि मैंने आरटीआई लगाई थी चैरिटी कमिश्नर नागपुर में, तब पता चला कि ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं है चैरिटी कमिश्नर नागपुर से। तो 23/8/2017 से मेरा अभी तक वो पेंडिंग है। मेरे पास ऑनलाइन नंबर है आरटीआई इसका चैरिटी कमिश्नर का कि राष्ट्रीय संसद संघ मुझे दीजिए। मैंने मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन डाला हुआ है। तो वो जो है मोहन भागवत जो तथाकथित आरएसएस चला रहा है वो लीगल नहीं है और वो संवैधानिक नहीं है। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम कोई भी तरीके का अगर हम संस्था चलाते हैं, दुकान को लाइसेंस की जरूरत होती है, फैक्ट्रीज को होती है, संस्था को होती है, सामाजिक संस्था को। पर ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। इवन ये लोग जो बोलते हैं कि हम लोग समाज कार्य करते हैं, तो मैंने कलेक्टर ऑफिस से भी मैंने आरटीआई लगाई थी कि ये सामाजिक संस्था अगर है आपके रिकॉर्ड में, नागपुर कलेक्टर को, नागपुर तो गढ़ है ना इनका, नागपुर में तो इनका जन्म हुआ है। तो मैंने नागपुर के कलेक्टर ऑफिस को जब मैंने आरटीआई लगाई कि ये सामाजिक संस्था, इसके अगर कोई पुरावे अगर आपके पास है तो दीजिए। तो नागपुर कलेक्टर का रिप्लाई है कि ये संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है और ये सामाजिक कार्य करने वाली यानी समाज कार्य करने वाली संस्था है, ऐसा हमारे पास में कोई उल्लेख नहीं है। तो अब बात करेंगे हम लोग इनके ईडी वाली कंप्लेंट की, असंवैधानिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ईडी वाली कंप्लेंट की। तो कोविड लगा था, पहला कोविड था, यानी पहला लॉकडाउन था। पहले लॉकडाउन के वक्त ऐसा हुआ था कि कोई 2020 भी की आदमी बात कर अपने रहे हैं घर, आप? हाँ 2020 की बात कर रहा हूँ। पहले लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा था। गवर्नमेंट ने सभी पे पाबंदी लगा दी थी, हम न्यूज में देख रहे थे, पुलिस मार रही थी, रास्ते पे लोग जा नहीं पा रहे थे, तो बहुत तरीके के घटनाएं हमने देखी है। तो कोई आदमी घर के बाहर नहीं जा रहा था और ऐसे में एक ट्वीट आता है आरएसएस के ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल कि उन्होंने 7 करोड़ लोगों को राशन किट बांटे, 10 करोड़ लोगों को खाने के पैकेट बांटे, 65 लाख। और देखो उन्होंने आंकड़े बताए, हाँ ऐसा 10 करोड़ नहीं डाले, 10 करोड़ 4,04,443, 7 करोड़ 3 लाख, 7 करोड़ 3,03,33, जस्ट लाइक ऐसे उन्होंने आंकड़े डाले, यानी एक एक व्यक्ति को गिन गिन के इन्होंने आंकड़े डाले कि इन्होंने जी, कितनी मैंने वो राशन देखा ट्वीट, उसमें लिखा हुआ है तो उन्होंने तकरीबन 28 लाख प्रवासी मजदूरों की भी मदद करी और हाँ ब्लड डोनेशन भी किया है 40,000 लोगों को। इस तरह की और चीजें भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि जब मैंने इसका कैलकुलेशंस लगाए तो कैलकुलेशन में पता चला कि ये तकरीबन 1,000 करोड़ के ऊपर का इसमें खर्च किया गया है। और इन्होंने 1,000 1000। करोड़ रुपए कहाँ से जमा? 1,000, आप भी टैली कर दीजिए कि एक राशन किट कितने की आती है? एक राशन किट कम से कम 1,000 रुपए की तो आएगी। इन्होंने तो 5 करोड़ 7 करोड़ राशन किटें बाँट दी, तो कितने की हो गई ये? आप सोचिए, आप ही कैलकुलेशन लगाइए, कम से कम कितने की आएगी एक राशन किट की? हम लोग 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 2 किलो तेल ऐसा कुछ तो देंगे, 1 किलो मैदा-वैदा ऐसा कुछ देंगे, शक्कर देंगे हम लोग। तो 1,000 करोड़ रुपए के ऊपर की आई। और 2017 से जैसे मैं तो आपको बताया कि मेरी पेंडिंग है केस चैरिटी कमिश्नर नागपुर में कि आरएसएस मुझे दिया जाए।
तो मुझे पता था कि रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर्ड नहीं है तो इनको फंड कहाँ से आया? अब आप बोलेंगे कि रजिस्टर्ड नहीं है तो फंड तो लाके दे सकते हैं, लेकिन कोरोना पहले लॉकडाउन में जब लोग अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, ऐसे समय इनको फंडिंग किसने किया? एक, चलो हम दूसरा बोलेंगे इनको ऑनलाइन आया होगा। जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, इनका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो फिर इनको ऑनलाइन फंडिंग कैसे आ सकता है? ठीक है? तो इसको लेके मैंने पहले चैरिटी में कंप्लेंट डाली कि ऐसी ये संस्था ने ऐसा-ऐसा ही किया जो 1000 करोड़ के ऊपर का है, इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए या फिर इनके अगर इन्होंने कहाँ से धन लाया है, वो धन देखा जाए क्योंकि यहाँ तो होता है ना, ईडी पहुँच जाती है घर पे सीधा-सीधा। अगर किसी के भी हुँ, यहाँ पे हुँ। कुछ भी दिख जाए या नहीं भी दिखे तो ईडी सीधे-सीधा पहुँच जाती है। तो ईडी 1000 तो करोड़ के ऊपर का इन्होंने पिछले कुछ सालों में हर जगह पहुँची वो है। तो घूम ही रही है झोला हाँ, हाँ, झोला उठा के घूम ही रही है, जिसके घर में जाना है, वो तो जा ही रही है ईडी। तो फिर मैंने ना चैरिटी कमिश्नर में कंप्लेंट डाली। चैरिटी कमिश्नर से जवाब आया कि ये संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये चैरिटी कमिश्नर ऑफिस का रिप्लाई आया। तो उसके बाद में अब ये तो कार्रवाई कर नहीं सकता, तो करेगा कौन? इसलिए मैंने एक कंप्लेंट ईडी को दी और एक कंप्लेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी कि मैंने भी जानना चाहा कि इन्होंने फंड कहाँ से लाए या फिर इन्होंने झूठ बोला है सब। ये झूठ में उन्होंने चित्रण किया था। तो मैंने अभी वो आरटीआई में पूछा है तो अभी भी वो केस मेरा पेंडिंग है। इसके बाद में अब देखिएगा जब दूसरे नंबर का लॉकडाउन आया, जब सेकंड लॉकडाउन था, जब ये लोगों को आपको सच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ज़रूरत ये कब से पेंडिंग है आपकी आरटीआई? आपको जो जवाब नहीं मिले, कितना टाइम हो गया ईडी से? ना ये जब मैंने कंप्लेंट डाली थी तब से अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, 21 से। अच्छा, 4 साल से ऊपर हो हाँ, गए। तो फिर हाँ, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब दूसरा लॉकडाउन लगा, तब देखो सभी को ज़रूरत थी, ब्लड की, एम्बुलेंस की, ऑक्सीजन की, बेड की, है ना? खाने की जब ज़रूरत थी और पहले लॉकडाउन के वक़्त जब मैंने कंप्लेंट डाली थी ईडी में, तब वो काफ़ी हाइलाइट हुई थी, मीडिया वगैरह में सब आया था। तो उसके बाद में जब दूसरा लॉकडाउन लगा, आपको आश्चर्य होगा, उनका ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट आप जाके देख लीजिए, उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट भी बाँटा, ऐसा भी उन्होंने कहीं पे उल्लेख नहीं किया है। इसका मतलब एक तो एक उनके पास इल्लीगल फंडिंग थी या फिर वो झूठ बोल रहे थे, ये उससे साबित साबित होता है। आपका जो ईडी का जो जवाब है, उन्होंने एक बार शायद केस ट्रांसफ़र किया है और एक बार कुछ और जवाब दिया है, वो बता पाएँगे क्रिस्पी? वो लोग भी बहुत इसमें आपको तो पता है कि बीजेपी रन कर रही है और बीजेपी को रन कर रही है आरएसएस, तो वो कहाँ से वो आरएसएस के ऊपर कार्रवाई करेंगे या जवाब देंगे? आप बताइए अगर मैंने तकरार की है, मैंने कंप्लेंट की है, तो एटलीस्ट मेरा एक स्टेटमेंट तो के लिए तो मुझे बुलाइए। मेरा एक स्टेटमेंट के लिए भी मुझे अभी तक बुलाया नहीं गया है। तो क्या आपको लगता है जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये एक इल्लीगल तरीके से मनी का पूरा हाँ, मामला है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, इसकी वजह से क्या बिल्कुल, प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ बिल्कुल। नहीं किया अभी तक? बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है इसमें। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन्होंने एफआईआर दाखिल करना चाहिए। मोहन भागवत और हुँ। संपूर्ण आरएसएस कार्यकर्ताओं को इन्होंने हिरासत में लेना चाहिए। वो मेरी कंप्लेंट में इन्होंने हिरासत में लेना चाहिए और इन्होंने पूछताछ करना चाहिए। इन्होंने धन कहाँ से लाया एक और दूसरा अगर उन्होंने धन नहीं लाया तो उन्होंने झूठ जो प्रचार किया है, ये झूठ प्रचार क्यों किया है और किसके लिए किया है? अभी आप बता रहे थे एक केस और भी है जो जिसकी हियरिंग भी थी आज कोर्ट में, वो क्या केस है? हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड है, वो उसके बारे में बताइए? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी को पता है और हमें मानना भी चाहिए कि हमारा जो देश है वो संविधान के अनुसार चलता है। और संविधान की प्रियम्बल को हम लोग देश की आत्मा कहते हैं, है ना? संविधान से देश हुँ, चलता है, देश की आत्मा कहते हैं हम प्रियम्बल को। तो उसमें पता है आपको धर्मनिरपेक्ष का एक उल्लेख है, सेक्युलरिज़्म का। हुँ, हुँ। तो जिसके ऊपर अभी तो काफ़ी बहस भी चल रही है, आरएसएस उस उसको पर तो बहुत हटाने के बहस लिए चल रही काफ़ी है। 1-2 स्टेटमेंट भी चला रहा है। हाँ, बहस भी बहुत काफ़ी ज़ोरों-शोरों से चल रही है। तो इसमें ऐसा हुआ आप सभी को यानी सभी को पता है हम लोगों ने टीवी वगैरह के माध्यम से देखा है कि आरएसएस की एक प्रेयर होती है, प्रार्थना जिसे कहते हैं। एक भाषण हाँ। होता है जो सुनने के लिए होता है, एक प्रार्थना होती है जो ग्रहण करने के लिए होती है। तो आरएसएस की एक हुँ, प्रार्थना है, वो प्रार्थना का टाइटल है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ठीक है? हुँ, तो उसमें है हिंदू राष्ट्र का उसमें उल्लेख किया गया है कि हम हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में आपको सादर प्रणाम करते हैं। तो आप हुँ, मुझे बताइए, हम सेक्युलरिज़्म में चल रहे हैं और हम वो यानी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष बन के हम लोग एक बन के बैठे हुए और ऐसे समय पे ये लोग हम हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में तुमको सादर प्रणाम करते हैं, ऐसा वो प्रेयर में वो कोड करते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये हमारे देश की जो संविधान है, देश का जो संविधान है, क्या ये उसको आहत नहीं करता? ये देश के प्रत्येक नागरिकों को जो सेक्युलरिज़्म में मानते हैं, क्या उनको ये आहत नहीं करता? और ये जो भड़का रहे हैं,
आज हिंदू राष्ट्र की जो डिमांड स्टार्ट की है इन्होंने, तो इसके लिए मुझे तो आहत हुआ। इसको लेकर मैंने कोतवाली पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट डाली और ये उनके खिलाफ पहली कंप्लेंट नहीं है। मैंने अभी तक आरएसएस के खिलाफ कुल 26 कंप्लेंट डाली है, जो आईटी, ईडी और पुलिस स्टेशन नागपुर में है, कोतवाली में। तो मैंने कंप्लेंट अच्छा। डाली कि ये जो इनका वाक्य है हिंदू राष्ट्र कि प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, यानी हम हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में आपको सादर प्रणाम करते हैं, तो ये संविधान के विरोध में जाता हुआ दिखता है और इससे दंगे भी भड़केंगे। इससे जो हमारी सेक्युलरिज्म की जो हमारी परिभाषा है वो बदल जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग फिर उसकी डिमांड करने लगेंगे, जो हो भी रही है अभी तो। ये हम्म ये हम्म ये हम्म, नहीं हम्म। कि शायद यही इससे हो भी रही है। तो मैंने तो कोतवाली पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट पे पुलिस स्टेशन का रिप्लाई आया। कंप्लेंट पुलिस स्टेशन ने मेरी खारिज कर दी। उन्होंने बाकायदा मुझे लिखित रिप्लाई देके खारिज की है। उन्होंने उसमें 3 पॉइंट डाले। पहला मुद्दा ये है कि ये इनकी जो प्रार्थना है ये आजादी के पहले की है। दूसरा इन्होंने डाले कि संविधान ने सभी को अपना धर्म प्रकट करने का अधिकार दिया है। और इन्होंने तीसरा डाले कि आखिरी में ये लोग भारत माता की जय कहते हैं। तो आप मुझे हम्म बताइए, ये उनका रिप्लाई आया, उनके रिप्लाई के ऊपर मैंने भी उनको एक काउंटर किया। काउंटर ऐसा किया कि अगर मैं या भारत का कोई भी नागरिक अगर असंवैधानिक कृत्य करके आखिरी में भारत माता की जय बोलेगा तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? दूसरी बात, हम्म यहाँ पे सभी को अपना धर्म प्रकट करने का हक है, बिल्कुल है। प्रचार प्रसार करने का और प्रकट करने का हक है, होना भी चाहिए। लेकिन अपना धर्म किसी के ऊपर लादने का नहीं है, जो हिंदू राष्ट्र के हम्म नाम पे हम लोग लाद रहे हैं। पुलिस का भी जो जवाब आया था बहुत टालम-टोल करके आया था और उन्होंने कहा था कि आखिरी का जो तीसरा उनका ये था कि ये जो प्रार्थना है ये आज़ादी के पहले की थी। बिल्कुल होगी आज़ादी के पहले की, वैसा इनका इतिहास तो सभी को पता है। पर आज़ादी के पहले की इनकी प्रार्थना थी, तो आज़ादी के पहले इन्होंने प्रार्थना लिखी। लेकिन आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, संविधान में सेक्युलरिज़्म जुड़ा, धर्मनिरपेक्षता जुड़ी, तब इन्होंने वो वर्ड क्यों नहीं हटाया? क्या ये गलत नहीं है? तो मैंने वो काउंटर किया। काउंटर करने के बाद में ऐसा हुआ कि पुलिस का तो कोई रिप्लाई नहीं था, उन्होंने वो डिस्पोज़ ऑफ कर दी थी। तो मैंने सारे पुलिस का रिकॉर्ड, मेरी कंप्लेंट, उसके बाद में पुलिस के जवाब के बाद में मेरी और एक तकरार ये लेके मैं कोर्ट में गया हूँ और कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज भी उसकी तारीख हुई थी नागपुर के जिला न्यायालय क्या में, हुआ उसमें आज? आज भी उसकी तारीख हुई थी। जी, आज डेट हुई है उसके लिए अगली। आज तारीख दी है? रिटर्न नोट्स ऑफ, हाँ, हाँ, आज तारीख दी अच्छा, ये केस है में कितना उसमें। टाइम हो गया आपको? ये केस में सर 2023 में डाल के रखी थी, तो अभी तक चल रही है। अभी अच्छा इसमें अच्छा। नोटिस इश्यू नहीं हुआ चल है, रहा है केस। पर होगा, अच्छा, होगा, बिल्कुल ये होगा। जो आपने सवाल उठाया है कि ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो पहले भी बातें आती रही हैं और अब आपके आरटीआई में खुलासा भी हुआ है, क्या चल रहा है इस केस देखिए में? मेरी अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी भी पेंडिंग है हम्म। और किस पेंडिंग है कोर्ट में यानी अभी पेंडिंग उसके है? ऊपर कोई, ये सिविल कोर्ट होता है जो हमारा इधर चलता है चैरिटी कमिश्नर में, नागपुर ठीक में, ठीक। वहाँ पे पेंडिंग है। देखिए मैंने जब वो ये फाइल की, आरएसएस मुझे दिया जाए तो मैंने उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए और उसके साथ ही मैंने फाइल किए। पर मुझे है ना ऑनलाइन नंबर मिल चुका है। एक ऑनलाइन नंबर हम्म। होता है, एक ऑफलाइन नंबर होता है रजिस्ट्रेशन का, वो मुझे ऑनलाइन नंबर मिल चुका है। मेरे पास भी ऑनलाइन नंबर तो गवर्नमेंट का है। इस केस में भी तारीख पे तारीख चल रही है? हाँ, इसमें भी तारीख पे तारीख चल रही है, पर होप हम्म। सो कि इसका भी रिजल्ट जल्दी आएगा, आशा करता हूँ मैं। हम्म। ठीक है, आपने 2 से 3 केसेस और बताए थे जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें एक आपने केस किया हुआ था और पुलिस को भी आपने उसमें शिकायत दी थी नोटिस इशू। कि जो आरएसएस की तरफ से जो शस्त्र पूजा होती है, उसमें हाँ, आपकी तरफ से आरोप है कि उसमें जो गैर कानूनी तरीके से जो वेपन्स होते हैं उनका प्रदर्शन होता है और वो इस्तेमाल हुए। वो पूरा केस क्या है और अभी क्या चल रहा है उस केस में? बिल्कुल। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए हमने हमेशा मीडिया के माध्यम से वगैरह देखा है कि आरएसएस है ना अपनी शस्त्र पूजा करता है, दशहरे के दिन। हुँ, तो सबसे पहले है हुँ, ना दशहरे को हम सोचते हैं कि दशहरे को शस्त्र पूजा करता है और एक ही उनका फेस्टिवल है, एक ही फेस्टिवल है, जो इंडिया में पूरे इंडिया में ये लोग मनाते हैं, ठीक है? अब हमको क्या लगेगा कि ये हिंदू धर्म का फेस्टिवल मनाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये हिंदू धर्म का फेस्टिवल हुँ, नहीं मनाते। अगर ये हिंदू धर्म का फेस्टिवल मनाते तो ऐसी होली मनाते, ऐसी दिवाली मनाते, है ना? ऐसी संक्रांत मनाते, हुँ, ये हुँ, ऐसी रक्षाबंधन मनाते, पर नहीं, ये सिर्फ़ एक ही अपना फेस्टिवल मनाते हैं दशहरे के दिन, शस्त्र पूजा का।
और वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि दशहरे के दिन इनका स्थापना दिवस है। 1925 को दशहरे के दिन इनकी स्थापना हुई थी, इसलिए अपना हाँ, हाँ। स्थापना दिवस मनाते हैं और शस्त्रों की पूजा कर मनाते हैं। तो इसमें हिंदू धर्म के हुँ, फेस्टिवल का कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। तो मैंने ना इनके शस्त्र मैंने हमेशा देखा, टीवी पे देखा, अलग-अलग माध्यमों के द्वारा देखा है कि राइफल, गन, पिस्टल ऐसे ना ये लोग रख के पूजा करते हैं, तलवार-वलवार ऐसा रख के पूजा करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, इनका हेडक्वार्टर नागपुर में है, मेरा भी घर नागपुर में है, दोनों का पुलिस स्टेशन सेम है। तो मैंने आरटीआई डाला कोतवाली पुलिस स्टेशन में कि हुँ, मैंने जानकारी माँगी कि जो शस्त्र पूजा है, क्या ये लीगल है? लीगल है तो किसके नाम पे? और हुँ, बाद में पूछा कि ये जो शस्त्र है, क्या ये शस्त्र जब इलेक्शन आते हैं, जब सभी लोग अपने लाइसेंस से हथियार जमा करा देते हैं या कभी कलेक्टर या कभी कमिश्नर, ये एसपी वगैरह जब वो ऑर्डर निकालते हैं कि दंगों की इनको संभावना लगती है, तो जितने लाइसेंसी हथियार है, ये लोग वो जमा कर लेते हैं। तो क्या ऐसे वक़्त ये हुँ, जमा होते हैं? तो सबसे बड़ा आश्चर्य करने वाला जवाब आएगा कि कोतवाली पुलिस को यानी देखिए, मैं भारत में इतना सब कुछ होता है, अभी हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, इनके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। हेडक्वार्टर के पुलिस स्टेशन को इसका जवाब नहीं था कि वो शस्त्र कहाँ से आते हैं। उनके पास बिल्कुल उनके डायरी पे इसकी कोई नोंद नहीं थी कि शस्त्र आते कहाँ पे और पूजा के बाद जाते कहाँ पे। तो इसके लिए हुँ। मुझे तो ऐसा लगा एक देश का नागरिक होने के नाते कि ये शस्त्र आते कहाँ पे, जाते कहाँ पे इसकी बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। क्या इससे खून होते होंगे बाद में? डकैतियाँ होती होंगी, क्या पता? मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ ना कि अगर मुझे नहीं पता वो शस्त्र कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, तो मैं बिल्कुल बोल हुँ, सकता हूँ कि वो हुँ। शस्त्रों का होता क्या होगा। तो मैंने वो शस्त्र को लेकर एक पिटीशन लगाई, जिसमें कोतवाली पुलिस स्टेशन को नोटिस इश्यू हुआ है और उसकी तारीख अभी कल है। सवाल ये है कि आप इतने निर्भीक तौर पे जो इतने केसेस किए हुए हैं, तो कोई थ्रेट अभी तक आरएसएस की तरफ से या कुछ खौफ, कोई डर? सर, पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे पुलिस से धमकी मिली है, जो ऑन रिकॉर्ड मैंने सीपी ऑफिस में कंप्लेंट की है। उसके बाद में मैं अच्छा। आश्चर्य की बात बोलूँगा बहुत, और मैं ये बिल्कुल कैमरे पे बात बोलने के लिए डरूँगा नहीं क्योंकि इसकी भी कंप्लेंट मेरी रजिस्टर्ड है, मुझे जज ने भी धमकी दी है। जब मोहन भागवत को नोटिस इश्यू हुआ था, उस दिन मुझे जज ने भी धमकी दी है कि आप सीधे तरीके से बात करिए, जबकि मैं एप्लीकेंट हूँ, हुँ। मैं एप्लीकेंट नहीं हूँ कि मेरे साथ में बदतमीज़ी करोगे, तो मैंने उनकी कंप्लेंट की थी। उन्होंने बदतमीज़ी करके ये दबाव किस बनाने वाले का केस पूरा में हुआ था? प्रयास किया था। जी, देखिए, आरएसएस पथसंचलन करता है। हमको सभी को पता है हुँ, कि पथसंचलन वो लाठियों को लेके करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और सभी लोग जानते हैं, है ना? कि पूछना चाहूँगा मैं तो आपसे कि आप बताइए कि ये जो पथसंचलन होता है लाठियाँ लेके, ये कौन करता है? तो हमारे देश की आर्मी करती है, पुलिस करती है ना? फोर्सेस करती है ना हुँ, हमारे देश की। तो ये हमारी हुँ, फोर्सेस है। ये क्यों करते हैं ये लोग? ये जो रास्ते पे निकलते हैं मार्च पास्ट करते हुए हाथ में डंडे लेके, ये क्यों करते हैं? तो इसके हुँ, लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने एक आरटीआई डाला कि क्या ये पुलिस परमिशन से करते हैं? करते हैं तो उनकी कॉपी दो। हुँ, और उस समय पे इनके वो प्रोग्राम में प्रणब मुखर्जी आए हुए थे। तो प्रणब मुखर्जी आए थे तो हुँ। एज़ पर प्रोटोकॉल इन्होंने वो पुलिस परमिशन डाला, जबकि ये लोग कभी पुलिस परमिशन डालते नहीं है। अब आप बताइए, अच्छा, आप अच्छा। पूरे देश में ये लोग मार्च पास्ट करते हैं, पूरे देश में ये लोग मार्च पास्ट करते हैं और लाठी लेके ही करते हैं। तो वो परमिशन इन्होंने डाला और परमिशन की कॉपी मेरे पास आई। आरटीआई में मैंने हुँ, मँगाई थी। तो उसमें साफ लिखा हुआ था कॉलम नंबर 5 में, कॉलम नंबर 7 में कि आप लाठी-काठी का प्रयोग ना करें, ठीक है? और आप ये हमारी बातें मान रहे हैं, इसलिए हम आपको परमिशन दे रहे हैं और अगर ये हमारी परमिशन का भंग हुआ तो हम आपके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। ये उनके जो अनिल भोकरे करके है, उनके नाम पे पुलिस से एसबी ऑफिस स्पेशल ब्रांच से ये नोटिस उनको दिया गया। उसके बाद में इन्होंने 750 पदाधिकारियों के साथ में इन्होंने मार्च पास्ट किया और आपको पता हुँ। है, इन्होंने मार्च पास्ट वही लाठी लेके किया। क्योंकि आपने डायरेक्ट केसेस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ किए हुए हैं कोर्ट्स में, तो इनके जो वकील आते हैं या इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? अभी तक किसी में भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई जवाब आया है? देखिए, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लाठी वाला केस है ना, इसमें मोहन भागवत को नोटिस इश्यू हुआ है। अच्छा। इसमें नोटिस इश्यू हुआ है। हाँ, इसमें पार्टी बनाया था मोहन भागवत को मैंने, तो इसमें नोटिस इश्यू हुआ था और इसी में मुझे धमकी भी मिली थी और वो धमकी की मैंने कंप्लेंट भी डाल के रखी। एक और दिलचस्प केस जो हमने देखा, जो है तिरंगे से जुड़ा हुआ,
जो जिसमें आपने एक बिल्कुल। शिकायत दर्ज कराई पुलिस को और वो तिरंगा जो है वो अभी तक आपको मिला नहीं है, तिरंगा पुलिस स्टेशन में ज़ब्त है। उसके बारे में बताइए और वो केस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो मैं तो हुँ, खुले रूप से कहूँगा कि पाखंड रोके। आप तिरंगे को मानते नहीं हो, तो ये पाखंड सबसे पहले रोक दो, तिरंगा यात्रा आप मत निकालो। अब आप ही के चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहूँगा कि तिरंगे को नहीं मानते हैं। अभी तो सबको पता था कि 2001 तक इन्होंने फ्लैग होस्टिंग नहीं की अपने मुख्यालय में, पर 26 जनवरी देखिए आप रिकॉर्ड कीजिए हुँ, डेट को 26 जनवरी 2001 को कुछ युवक आहत हुए इससे और उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने की कोशिश की ज़बरदस्ती मुख्यालय में, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति में। तो वो वहाँ के जो मैनेजर थे, मैनेजर ने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन कोतवाली को और उनके ऊपर एफआईआर हुआ, 3 लोगों के ऊपर। और स्वतंत्र भारत का काला दिन, मैं काला दिन कहूँगा स्वतंत्र भारत का कि 26 जनवरी को हमारा तिरंगा झंडा भी जब्त हुँ, हुआ, आरएसएस की कंप्लेंट पर जब्त हुआ। उसके बाद में उन्होंने वो केस चलाए और 2013 को वो उसका ऑर्डर आया। वो कोर्ट का हुँ, ऑर्डर ऐसा है कि जो 3 लोग हैं, उन्हें बरी किया जाता है और जो हुँ, तिरंगा झंडा है वो राष्ट्रीय ध्वज आहे. हुँ, मराठीमध्ये लिहिलं आहे ते राष्ट्रीय ध्वज असल्यामुळे त्याला जिल्हाधिकारी सौंपण्यात यावे. यानी वो राष्ट्रीय ध्वज है इसे इसलिए उसे जिल्हाधिकारी को सौंप दिया जाए. ठीक है? हुँ, ये 2013 की बात है. आप बताइए कंप्लेंट करने वाला आरएसएस का आदमी उसमें एफआईआर में उल्लेख है इसका. एफआईआर की कॉपी में उल्लेख है कि वो मैनेजर है वहाँ का. आरएसएस का आदमी उसकी कंप्लेंट पर तिरंगा झंडा जब्त हुआ. बाद में उसने तिरंगे को लेने की कभी कोई कोशिश नहीं की। 2013 में ऑर्डर के बाद उसका काम था कि उसको एक शर्म आनी चाहिए थी कि मुझे शर्म आ रही है और मैं जाके तिरंगा झंडा लेने के लिए जा रहा हूँ, पर नहीं लिया गया। 2021 में ये बात मेरे ध्यान में आई, जब मैं कुछ केसेस स्टडी कर रहा था, तो ध्यान में आने के बाद में मैंने आरटीआई लगाया, पुलिस स्टेशन कोतवाली को, कि मैंने पहले कलेक्टर को माँगा कि मुझे तिरंगा चाहिए, मुझे वो ऐतिहासिक ऐतिहासिक तिरंगा मुझे चाहिए, मैं अपने घर में सम्मानपूर्वक उसे रखूँगा। कलेक्टर से जो मुझे जवाब आया कि तिरंगा हमारे पास में है ही नहीं। मैंने आरटीआई लगाई पुलिस स्टेशन में, पता चला वो तिरंगा पुलिस स्टेशन में ही है। आप बताइए 2013 को ऑर्डर हुआ था कोर्ट का, माननीय न्यायालय का 2013 को ऑर्डर हुआ, 13 से लेके तो 21 तक ये तिरंगा झंडा वापस में जब्त रहा। तो उसके बाद में मैंने एक पिटीशन लगाई, कंटेम्प्ट लगाया मैंने पुलिस के ऊपर जिसमें पुलिस को नोटिस इश्यू हुआ है और वो भी केस चल रहा है। वो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कल ही वो केस हुआ। उसमें भी तारीख अच्छा, हुई है अगली और आपको बता दूँ कि नोटिस इश्यू होने के बाद वो झंडा तुरंत में पुलिस वालों ने वहाँ जमा करा दिया। कहाँ पे? कलेक्टर ऑफिस को एज़ पर ऑर्डर और उन्होंने फिर एक लिखित में बता दिया कि हमने तिरंगा झंडा जमा करा दिया एज़ पर योर ऑर्डर कलेक्टर ऑफिस में। पर मैं ये कंटेम्प्ट बिल्कुल चलाऊँगा और ये कंटेम्प्ट मैं इसमें माफ़ी बुलवाऊँगा कि ये जो तिरंगा झंडा है, ये हमारा नेशनल फ्लैग इश्यू है। ये तो मेरे सम्मान का इश्यू है। आपको भी पता है कि एक तिरंगे झंडे के लिए हमारे यहाँ पे लोग जान दे देते। मोनीश जी आपके इसमें फाइनल वर्ड्स लेना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आपने कुछ केसेस किए हैं, खासतौर से वो जो हाँ, प्रवर्तन निदेशालय वाला जो केस है, जिसमें आपकी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन है हाँ, आरएसएस के ऊपर और बाकी भी कई सेंसिटिव केसेस हैं। तिरंगे वाले में तो लग रहा है कि आपको कामयाबी मिल जाएगी और तिरंगा भी आपको मिल जाएगा। अ, लेकिन जितना अभी तक आपने बताया उसमें पुलिस की तरफ से आपको कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली। अ, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी आपको कोई जवाब सही से नहीं मिला। कोर्ट से आपको तारीखों पे तारीख मिल रही है। तो आगे आपको कुछ ना कुछ कामयाबी मिले तब हम दूसरा इंटरव्यू करें। लेकिन मैं ये आपसे फाइनल वर्ड्स लेना चाह रहा हूँ कि आप इन केसेस को आगे कैसे देख रहे हैं, कि कितनी उम्मीद लग रही है आपको कि जब सारा तंत्र आपके साथ नहीं है और आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपने ये केसेस किए हुए हैं, तो फाइनल वर्ड्स। देखिए सर मुझे तो पता है कि जीत संविधान की होगी, जीत कानून की होगी। ये संस्था बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है। बहुत ताकतवर अंग्रेज भी थे। बहुत बड़े तादाद में थे, पैसा, संपत्ति, गन-वन सभी थे। इनके पास भी सभी है, ये भी बहुत ताकतवर है। पर हाँ, इसमें संविधान की जीत होगी ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप आपके बच्चों को स्कूल में भेजते हो। जब आप स्कूल में भेजते हो, तब आप स्कूल की बिल्डिंग देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, टीचिंग स्टाफ देखते हो, नॉन टीचिंग स्टाफ देखते हो, आप बाथरूम देखते हो, आप ग्राउंड देखते हो। है ना? आप सारी सुई-सुविधा देखते हो।
पर आप अपने बच्चे को आरएसएस में भेजते हो, तब आप सारी चीज़ें क्यों नहीं देखती? उनकी शाखा इल्लीगल है। मैंने आरटीआई में ये भी रिप्लाई माँगा है कि क्या उनकी शाखा इल्लीगल है? नागपुर पुलिस स्टेशन में कोतवाली, जहाँ पे आरएसएस की मेन शाखा भरती है, मेन ऑफिस में उनके मेन का मुख्यालय में जो शाखा भरती है, वो भी इल्लीगल है। नागपुर में शहर में सारी शाखाएँ जो भरती है, वो सब इल्लीगल है, जिसकी मेरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी है और कलेक्टर ऑफिस में कंप्लेंट है, सीपी ऑफिस में कंप्लेंट है। तो आप बताइए कि जो शाखाएँ भरती है, नागपुर की शाखा इल्लीगल है, तो इसका मतलब तो पूरे देश की शाखा इल्लीगल होगी ही होगी। इनकी जो बिल्डिंग है, उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। वो भी मैंने आरटीआई में माँगा है और उसकी भी मैंने कंप्लेंट करके रखी है। उसके बाद में इनकी जो प्रार्थना है, वो भी इल्लीगल है। उसके बाद में इनका जो पथसंचलन है, वो भी इल्लीगल है। उसके बाद में इनका जो शस्त्र पूजन है, वो भी इल्लीगल है। ये तिरंगे को भी नहीं मानते। तो भैया आप अपने बच्चे को इस यहाँ पे क्यों भेज रहे हो? क्यों भेजना क्या चाहते हो? आप क्या बनाना चाहते हो बच्चे को? एक पढ़ा-लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाइए, ना कि किसी धर्म का पूजक या किसी पर्टिकुलरली किसी एक संस्था का पूजक बनाइए। पूजक बनाना ही है तो संविधान का बनाइए जिससे उसको पूरा-पूरा फ़ायदा मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया मोनीश जबलपुरे आरटीआई एक्टिविस्ट हमसे जुड़ने के लिए और इस खास इंटरव्यू में आने के लिए, जिसमें आपने वो केसेस के बारे में बताया है, उन केसेस के बारे में बताया है जो शायद ही भारतीयों को पता होगा कि इस तरह के केसेस किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने, इंडियन आरटीआई एक्टिविस्ट ने किए हुए हैं और वो लगातार इस जद्दोजहद में है कि संविधान की जीत हो। और जो सच है जो उनके इन्वेस्टिगेशन में आया है, उनकी आरटीआई से, वो भी लोगों के सामने आए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और आगे जब इन केसेस में अगर आपको कोई सफलता मिलती है, कोई डेवलपमेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, तो दोबारा कोई आप ज़रूर हमारे शो में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।